एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ़िलहाल। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुनिया बलवंत सिंह पे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग, क्योंकि अभी हमारे यहाँ शाम हो गई है, 4:30 बज रहे हैं और अभी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। देखिए, मैं साड़ी पहन कर तैयार हुई हूँ कुछ रील शूट करने के लिए। मैंने सोचा बेटी सो रही है तब तक रील शूट कर लो। तो उससे पहले मैंने सोचा है कि रील शूट करने से पहले मैं एक वीडियो बना लूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, आप लोगों से पूछा था कि बहुत सारे लोग जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं वो कह रहे हैं कि आप अपनी स्टोरी बताइए, आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था। तो काफ़ी लोगों ने डिमांड किया कि हाँ, आप अपनी स्टोरी बताइए, आपके साथ, आपके हस्बैंड के साथ क्या हुआ था। तो चलिए मैं वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ना कम्प्लीटली देखिएगा। थोड़ा सा लंबा होगा ये वीडियो, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी बताने जा रही हूँ, थोड़ा सा लंबा होगा। बट आपको पूरा सुनना ज़रूरी है ताकि ये क्वेश्चन फिर दोबारा आप मुझसे ना पूछ पाए, फुल्ली सेटिस्फाई हो जाएं कि कैसे क्या हुआ था, कैसे क्या नहीं हुआ था, और उन दिनों ऐसा क्या चल रहा था जिस वजह से मेरे साथ ये हादसा हुआ, ये मेरे साथ, मेरे हस्बैंड के साथ ये हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊंगी और बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने अब तक मेरी वीडियो को, मतलब हमारे चैनल को, हमारे विकास थोड़ा धीरे, हमारे चैनल को, मेरी बेटी सो रही है इसलिए मैंने कहा थोड़ी धीरे बोलो। हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा आगे, और खूब सारा आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा हमें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली आप लोग की डिमांड तो है ही, साथ ही साथ मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। जी हाँ, मैं रुद्रानी के लिए बना रही हूँ, मेरे बच्चों के लिए, ताकि इन फ्यूचर जब मुझसे वो क्वेश्चन करेंगे, और जाहिर सी बात है कि वो क्वेश्चन तो करेंगे ही कि उनके माँ बाप के साथ ऐसी क्या ट्रेजेडी हो गई। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़ुबान से न बोल के ये वीडियो उन्हें दिखाऊंगी और पूरी तरीके से एक्सप्लेन इसमें अगर उनको दिखा हुआ मिलेगा कि हाँ, उनके माँ बाप के साथ कैसे क्या हुआ था, तो आई डोंट थिंक कि उन्हें दोबारा क्वेश्चन करने की ज़रूरत पड़ेगी और वो समझ जाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि उनको भी इस चीज़ का मुकाबला करना है फ्यूचर में, जैसे हमने किया है, मेरे हस्बैंड ने किया है या मैंने किया है। तो इससे पहले जो मेरा चैनल था मुनिया बस 111, मैंने उस पर भी शेयर किया था, बट अभी तक उस चैनल पर मैंने काम करना शुरू नहीं किया, कुछ इश्यूज़ है इस वजह से। और भविष्य में वो काम उस पर चलेगा नहीं चलेगा वो तो बात की बात है, जब चलेगा तो अच्छी बात। दोनों उस पर भी पड़ा हुआ है, उस पर भी देख सकते हैं वो लोग। पर उसमें क्या है, मैं न्यू कमर थी तो मुझे वीडियो बनाना नहीं आता था, ना मैंने किसी से पूछा था, ना देखा था, ना मैंने किसी से गाइड लिया था। तो उसको मैंने लैंडस्केप मोड में नहीं बनाया था, तो वो ऐसे ही बना हुआ है। बट उस पर बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिया था व्यूवर्स ने, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मेरा जन्म जो हुआ था 16 अक्टूबर को, मेरा बर्थडे आ रहा है 16 अक्टूबर को। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता रही हूँ मैं। एक्चुअली मेरे जब जन्मदिन आता है ना, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो 16 अक्टूबर को 1994 आई थिंक 94 को बोलते हैं सॉरी, 1994 1994 में। विकास थोड़ा साउंड कम करो ना बाबू। 1994 में मेरा जन्म हुआ था रंगिया में, आसाम की छोटे से विलेज रंगिया से मैं बिलोंग करती हूँ। और उस दौर पे ऐसा था कि लाइट जो है रैंडमली किसी के घर पे हुआ करती थी। हमारे यहाँ भी लाइट नहीं थी उस वक्त, और अक्टूबर के महीने में मेरा जन्म हुआ था। मेरे फादर का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, मेरी माँ उस वक्त हाउसवाइफ थी और मैं अपनी माँ बाप की पहली संतान। तो घर पे ही मेरा जन्म हुआ था, अस्पताल में नहीं हुआ था, घर पे ही हुआ था। तो मेरी नानी के हाथों ही मेरा जन्म हुआ था। मेरी नानी जो है उस वक्त बच्चों को डिलीवरी भी करवाती थी। तो मेरा जब जन्म हुआ, और हमारी दादी जो थी वो पुराने ख्यालात की थी, तो उनका मतलब जो जैसे सिचुएशन में पला बड़ा होता है
जिन्हें शिक्षा का अभाव होता है, जिन्होंने बचपन से जो देखा होता है, वो उसी तरीके से औरों को भी जज करते हैं। तो वो नैरो थिंकिंग की थी, तो उन्होंने अपनी जगह जो सोचा, जैसे उनको परवरिश मिली है, जो उनको सीख दी गई है, उस हिसाब से उन्होंने वही सोचा। उन्होंने कहा कि भाई बेटी हो गई, क्या मुसीबत आ गई, पहली संतान बेटी हो गई तो नहीं चाहिए, ये तो कुलक्षणी है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। उनके थॉट्स में जो आया उन्होंने कहा। और उन्होंने क्या किया, मेरे घर वालों को कहा, अच्छा वो यार देखो, हाँ उन्हें देखो कहीं हुई उधर ही। उन्होंने क्या किया कि मेरे माँ बाप को जस्ट बिकॉज कि मैं एक लड़की हूँ, इस वजह से उन्होंने मेरे माँ बाप को विड्रॉ कर दिया घर से। और क्योंकि मेरे फादर का सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो दादी के पेंशन से ही घर चलता था। मतलब मेरे माँ बाप, मेरे मम्मी पापा दादी के साथ रहते थे, और उनके और 2 बच्चे थे। मतलब मेरे पापा 3 भैया थे, दो भाइयों की सर्विस थी, तो दोनों अपना अलग अलग रहते थे। वो अपना गवर्नमेंट सर्विस हॉस्पिटल में काम करते हैं, गवर्नमेंट पोस्ट पे, तो वो दोनों अपना अच्छा वेल सेटल थे। और मेरे पापा जो हैं वो घर के सबसे छोटे बेटे थे, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। बस बहुत ही कम उम्र में 17 साल की एज में शादी करवा दी गई थी। तो इसी वजह से अब मेरे पापा क्या करते हैं उस वक्त, तो उन्होंने मेरी माँ को मेरी नानी के साथ अपने मतलब मेरे ननिहाल में भेज दिया। तो उस वक्त ये हुआ कि वहाँ में मेरे शुरू के कुछ 10-12 दिन तो अच्छे से गुजरे, पर कहते हैं ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। और एक ये बात भी है, मैं थोड़ा सा डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ। बात ये है कि वो कहीं ना कहीं लिखित था, मेरे साथ होना था, सो हो गया। बस एक बहाना लग गया कि मुझे, हमारे में तो आपने देखा ही कैसे मैं रुद्राणी की मालिश करती हूँ, तो मालिश वालिश करके एकदम बढ़िया तरीके से फीडिंग वीडिंग करवा के सुला दिया गया था। और लाइट ना होने के कारण से वहाँ मिट्टी के तेल का दिया, उस वक्त कैरोसिन के तेल का दिया जलता था, तो वो जला के साइड में रख दिया गया था। क्योंकि मेरी बचपन से आदत थी कि मैं अंधेरे में नहीं रहती थी। मुझे अंधेरे से अभी भी डर लगता है, घुटन होती है, डर नहीं लगता, लेकिन ये कहूँगी घुटन होती है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, घबराहट सी होती है। तो इस वजह से उन्होंने जला के रख दिया था। और क्या हुआ कि 1.5 साल का मेरा भाई, मेरे मामा का लड़का 1.5 साल का था, वो आया मुझे देखने के लिए। एज यूजुअल हमेशा आता है मुझे देखने के लिए, तो उस दिन भी वो आया था, पर अंधेरे में मैं उसको नहीं दिखी, दिया कुछ दूरी पे रखा था, उसको ढंग से नहीं दिखी, तो वो दिया लेके मुझे देखने आया। एंड देन उसके हाथ से वो दिया स्लिप्ट होके मेरे ऊपर गिर गया। और क्योंकि मैं करवट बदल के सो रही थी, मैं ऐसे सो रही थी लेफ्ट साइड को, तो मेरा राइट साइड का जो चेहरा है आप देख रहे हैं, ये देखिए ये बर्न हो गया। दिया ऐसे ही गिरा और पूरा ये हिस्सा मेरा जल गया, और हाथ वाथ मेरे जो जल गए। तो क्या हुआ कि जब मैं जल गई तो खूब शोर हुआ, पर मेरी माँ की हालत तो वैसी ख़राब हो गई थी। तो जितने बस्ती वाले थे मेरे ननिहाल के, सब दौड़ के आए, तो सब ने सोचा कि लड़की भैया ख़त्म हो चुकी। बट मेरी बड़ी मासी जो थी, जो स्वर्ग सिधार गई, अभी इस दुनिया में नहीं है, ये ज़िंदगी उन्हीं की देन है। क्योंकि मैं जो जी रही हूँ, जो मुझ में अपने संस्कार, आप लोगों ने संस्कार देखे, वो मेरी मासी की वजह से। मेरी पहली माँ वही है, मैं उनको अपना माँ से कम नहीं मानती, मेरी माँ ही है वो। तो उनको कहीं ना कहीं से यकीन था कि मुझ में कहीं ना कहीं ज़िंदगी है। वो मेरी माँ की गोद से मुझे छीन के ले के सीधे दौड़ी अस्पताल की ओर। तो जब अस्पताल में मुझे ले जाया गया तो डॉक्टर एडमिट करने से मना कर रहे। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भैया ये तो ख़त्म हो गई है, और इसको बचा के भी क्या कर लोगे, इसका ये हाथ वाथ सब जल गया है, चेहरा ऐसा जल गया है, इसका तो मर जाना ही बेहतर है। इस तरफ ये बातें हो रही है। ऑन द अनदर हैंड ये चल रहा है कि जितने भी बस्ती वाले हैं, जितने भी गांव वाले हैं, वो सब ये प्रेयर कर रहे हैं भगवान से, अपनी झोली फैला फैला के। ऐसे अभी भी वो लोग कहते हैं, ऐसे झोली फैला फैला के प्रे कर रहे थे कि छठ मैया को हम लोग ज़्यादा मानते हैं ना, कि छठ मैया आप इस लड़की को ले जाइए, इसको क्यों आप इतना सता रहे हैं, इसको मुक्ति दे दीजिए, इसे ले जाइए, क्योंकि ये वैसे ही इसका जीना बेकार है, तो बच के भी क्या ही कर रही है। लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और मंजूर था।
वहाँ NMCH हॉस्पिटल में, महेंद्र मोहन चौधरी हॉस्पिटल गुवाहाटी 5 बजे आगे मुझे एडमिट किया गया। कैसे भी हाथ पांव जोड़ के मेरी नानी ने, नाना ने, माँ बाप ने एडमिट करवा दिया गया। कुछ दिन इलाज बढ़िया से चला, लेकिन उन्होंने जाते ही मेरे साथ ये किया था कि मेरा राइट हैंड जो 60 to 70% बर्न हो गया था, जैसा कि मैंने सुना है, तो वो उन्होंने क्या किया था स्टार्टिंग डेज में ही, पहली जब उन्होंने मुझे एडमिट किया उसी वक्त कोई मलहम पट्टी कुछ नहीं की, सीधे उसको बैंडेड कर दिया और वो बैंडेड करके वैसे ही छोड़ दिया था 15 दिन तक। मैं 15 दिन तक अस्पताल में रही और 15 दिन तक तो मैं खूब रोती, जलन के बारे खूब रोती, खूब चिल्लाती, तो वो इरिटेट हो जाते थे। तो एक दिन उन्होंने आपस में ही प्लान किया, डॉक्टर्स ने, चलो इसको, ये इतना इरिटेट करती है, इतना रोती है, परेशान करती है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है इसकी वजह से, बाकी बच्चे ऑब्वियसली, उनका कहना भी उनकी जगह भी सही था कि बाकी बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, तो चलो इसको ख़त्म कर देते हैं, कोई पॉइजन वाला इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं, इसका खात्मा कर देते हैं, डी एंड कर देते हैं। ये जो मीटिंग डॉक्टर और नर्स के बीच में ये चल रही थी, ये कहीं से एक लेडी ने, जो मेरी और मेरी मम्मी के बेड के सामने जो था, वो उस लेडी ने सुन लिया था। वो भी अपनी बच्ची को लेके एडमिट थी। तो उस लेडी ने जब ये बात सुनी, जाके सुन ना क्या कहते हैं, जो जब लेडी ने वो बात सुनी, क्योंकि उनका जो कन्वर्सेशन था डॉक्टर एंड नर्स का, उनका जो कन्वर्सेशन चल रहा था वो इंग्लिश में चल रहा था, जो कि मेरे मम्मी पापा को, घर वालों को समझ में नहीं आया। बट वो लेडी एजुकेटेड थी, वो किसी स्कूल में टीचर थी, तो उन्होंने ये बात सुन ली और उन्होंने मेरे मम्मी पापा से कहा कि आप अपनी बच्चे को यहाँ से हो सके तो ले जाइए, क्योंकि ये लोग कल सुबह प्लान कर रहे हैं अपनी बच्ची को मारने का, इसको इंजेक्शन देके। मैं कोई ब्लेम नहीं कर रही, जो मैंने सुना है वही कह रही हूँ। मैं किसी को यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रही, किसी को टारगेट नहीं कर रही, किसी को मैं मतलब इल्ज़ाम नहीं लगा रही। जो मैंने सुना है मैं वो कह रही हूँ। हालांकि मुझे भी होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। जो मेरे माँ बाप कहते हैं, घर वाले कहते हैं, वही कहते हुए मैंने सुना है। तो ये सुनने के बाद मेरे घर वाले अलर्ट हो गए और उन्होंने एज़ यूजुअल हमेशा सुबह शाम मुझे इंजेक्शन पड़ते थे, तो उन्होंने उस दिन मुझे इंजेक्शन लगने नहीं दिया, क्योंकि उनके मन में डर था कि आज मेरी बेटी को ये लोग ऐसा ही कोई इंजेक्शन लगा देंगे और वो ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने ज़बरदस्ती अपने रिस्क पे मुझे वहाँ से विड्रॉ करवाया कि हमारी बच्ची का नसीब है, हम अपने घर ले जाएंगे, इसको जीना होगा जी जाएगी, मरना होगा मर जाएगी, लेकिन हमारे सामने मरेगी, तो हम ले जाते हैं। तो वो अपने मतलब वहाँ से छुड़वा के नानी के घर लेके आ गए। तो वहाँ देसी तरीके से मेरा इलाज हुआ। मेरे नाना ने खूब सेवा की मेरी, खूब देसी तरीके से जड़ी बूटी वगैरह करके मेरा इलाज करवाया और मैं ठीक तो हो गई। लेकिन मेरा राइट हैंड जो है ये लोग बचा नहीं पाए। राइट हैंड में बैंडेड लगातार 15 दिन तक बंधे रहने के कारण वो अंदर ही अंदर सड़ गया था, गल गया था, बहुत ही बेकार से बदबू आने लगी थी। तो वो अपने आप ही ना एल्बो के नीचे से टूट के, एल्बो के नीचे से, कोहनी के नीचे से टूट के गिर गया। और जब गिरा, ये बात मेरे घर वालों ने मेरी माँ से छुपाया। मेरी माँ आज भी कहती है कि उनसे ये छुपाया गया कुछ दिनों तक, उनको नहीं बताया गया, क्योंकि वो खुद ही इतनी बड़ी सदमे में थी, दिन रात रोती थी कि उनके बच्चे के साथ क्या हो गया है। और वो भी जब संतान पहली हो तो कैसा लगता है आप समझ सकते हैं। तो क्या करते थे वो लोग, पूरा मुझे रोल ऑन करके कपड़े से, क्योंकि मैं 12-13 दिन की तो लड़की थी ही, ये महीने दिन की, जब तक हॉस्पिटल में थी तब तक महीने दिन की हो गई, तब तो थी ही। तो मुझे लपाट के मम्मी को दे दिया जाता था दूध पिलाने के लिए, और दूध पिला के फिर वापस ले लिया जाता था। और बाकी पूरा टाइम घर वाले, कभी मासी, कभी बड़ी मासी, कभी मामा, कभी नानी, ये लोग लेके रहते थे। तो ऐसे ही एक दिन मेरी माँ को, अब मेरी माँ से देखते हैं बाबू उठ जाए, मेरी माँ से ये बात कब तक छुपाते। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, मेरी मासी ने, वो बड़ी हिम्मत वाली थी, बड़ी वाली मासी मेरी, जो अभी इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने मेरी माँ को अपने पास बिठाया और कहा कि हमारी बाबू, हमारी मुनिया तो देखो नसीब में थी इसलिए बच गई, और भगवान करे कि उसकी लंबी उम्र हो, वो हमेशा सलामत रहे। लेकिन अगर उसका शरीर का कोई एक हिस्सा नहीं रहा तो तुम क्या करोगे। तो मेरी माँ ने कहा कि अरे मेरी बच्ची है, चाहे हिस्सा रहे, कोई शरीर का कोई हिस्सा हो या ना हो, मेरे पास पड़ी तो रहेगी। मैं कहीं से आऊँगी तो मुझे देख के माँ तो बुलाएगी, तो मैं वही सुन के खुश हो जाऊँगी। मेरी मम्मी ने ये सेंटेंस उन्हें कहा, तो मेरी माँ से ने कहा कि बस यही समझ लेना
और इसी तरीके से स्ट्रांग रहना, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना और मजबूत रहना। तभी उन्होंने कहा कि हमारी बाबू की, हमारी मुनिया का राइट हैंड नहीं है, वो एल्बो के नीचे से साइड गल के अपने आप गिर गया। तो मम्मी एक तरीके से बहुत सदमे में चली गई। और फिर उन्होंने कहा कि वो हाथ तुम लोगों ने क्या किया? तो मेरी मासी ने कहा कि हमने उसे विसर्जन कर दिया नदी में। तो इस तरीके से मेरा राइट हैंड मैंने खो दिया। डॉक्टर ने काटा नहीं था, वैसे ही मैं डॉक्टर को ब्लेम करूं, जो हुआ है वही मैं बता रही हूँ। और सेम ट्रेजेडी, बस फ़र्क ये है कि मेरे साथ जो हुआ, मेरे हस्बैंड के साथ वही चीज़ें, वो जब थोड़े से बड़े थे 10-12 साल के, तब उनके साथ ये हुआ। ठंडी का मौसम चल रहा था, उनको उनकी माँ ने, मतलब मेरी सास ने, वो मफलर वगैरह अच्छे से बांध के, यहाँ गले से एकदम अच्छे से बांध के रख दिया था। और वो चाय वगैरह बनाने में दोनों भाई लगे हुए थे। मेरे देवर जो अभी फ़िलहाल नहीं है, उनकी भी डेथ हो गई है, मेरी शादी से पहले ही वो गुजर गए हैं। तो दोनों भाई आपस में मिलकर चाय वगैरह बना रहे थे। अब पता नहीं कैसे उनके मफलर में वो लग गया और फिर वो आगे झुलसते झुलसते यहाँ तक पहुँच गए। तो वहीं आग छुड़ाने में उनका ये हाथ वगैरह ऐसे ही जल गया और वो ऐसे ही बैंड हो गया है। बाकी यहाँ से आप लोगों ने जो देखा है उतना ही, जितना आपको दिख रहा है, बस उनका वही पार्ट जला हुआ है, बाकी और कुछ नहीं। तो बहुत मुश्किलें आई, इसके बाद भी बहुत सारे मुश्किलें आई। पढ़ाई के लिए भी बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन पढ़ाई का कंसेप्ट मैं आपको नहीं बताऊंगी, कि वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और क्योंकि बहुत लोगों ने मेरी स्टोरी सुन रखी है तो उनको पता ही है, बस आप लोगों को बताने के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में ये कहानी बता दी। देखिए, मैं इस बात से दुखी नहीं होती हूँ कि मैंने अपने शरीर का कोई हिस्सा खोया है, या मेरे साथ ये कोई हादसा हो गया, या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं औरों की तरह नहीं हूँ। मुझे इन सब चीज़ों का कभी दुख नहीं हुआ, कभी गम नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मुझे दुख होता है इस बात का कि उस वक्त मेरे घर वालों पे, मेरे स्पेशली मेरी माँ पे, मेरे पापा पे क्या बीती होगी, एक माँ पे क्या बीती होगी जिन्होंने 9 महीने बच्चे को अपने कोख में रखा, वो भी अपनी पहली संतान, और उसको जन्म दिया, उसके बाद उसके साथ ये होता हुआ अपनी आंखों से देखा। तो उन पे क्या बीती होगी, वो उनको कितना अपने दिल को पत्थर जैसा बना के जीना पड़ा होगा। और थैंक यू सो मच। इस वीडियो के थ्रू भी मैं अपनी माँ का जितना है शुक्रगुजार होंगी, या शुक्रिया करूँगी, उतना ही ये कम होगा। तो हैट्स ऑफ टू माई मदर, हैट्स ऑफ टू माई मदर, कि उन्होंने इतना कुछ झेला, हार नहीं मानी उन्होंने, और ना मुझे हार मानने दिया। आज आप लोग के सामने हूँ तो उसी की वजह से हूँ। उसने मुझे ऐसी शिक्षा दी, ऐसी परवरिश दी, मुझ में इतना हिम्मत, संतुष्ट बनाए रखने का हौसला दिया, तभी मैं यहाँ आप लोग के सामने मौजूद हूँ और इस तरीके से आप लोग को एंटरटेन करती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं, मैं कैसे जी रही हूँ। तो आज ये चीज़ मैं सिर्फ आप लोग को बताने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, ये मैं भविष्य में मैं अपनी बेटी को भी दिखा सकूँ, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये वीडियो मेरे पास ताउम्र रहेगा, भले यूट्यूब रहे ना रहे, इस वीडियो को मैं संभाल कर रखूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इस चीज़ से हमें एक ही बात सीखना चाहिए। मैं नहीं कह रही कि मुझसे सीखे, लेकिन स्टोरी से एक ही बात सीखनी चाहिए कि ज़िंदगी जो है वो एक जंग होती है, हमें जीना ही पड़ता है, किसी भी हालत में हो। दुख सुख ज़िंदगी का एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है, इसके साथ हमें जीना है। तो जब हमें जीना ही है तो क्यों ना हंस के क्यों ना जिए, हमेशा रो के गा के क्यों जिए। सभी परेशान है इस दुनिया में, सभी रो रहे हैं, सभी गा रहे हैं। किसी को कम दुख है, किसी को ज़्यादा दुख है, कोई किसी चीज़ के लिए दुखी है, कोई किसी चीज़ के लिए दुखी है। किसी भगवान ने किसी को ना धन दिया है, संपत्ति दी है, पर उसको धन संभालने वाला नहीं दिया। देखिए ना, किसी के पास इतने सारे रुपए पैसे हैं, लेकिन वो एक औलाद के लिए तरस रहा है। हमारे पास भगवान ने औलाद दी है, लेकिन हमें उतनी धन संपत्ति नहीं है, और मुझे उतनी धन संपत्ति की चाहत भी नहीं है। मुझे तो इतना ही चाहिए जिससे मेरी ज़िंदगी, मेरे परिवार की ज़िंदगी, मेरे बच्चे की ज़िंदगी आराम से कट जाए और मैं 4 लोगों की मदद कर सकूँ। मैं उतने में ही खुश हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना कि इच्छाएं दुख का कारण होता है,
सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि हम तो इंसान हैं, हम तो कोई खेल खिलौने हैं नहीं, गुड़िया गुड्डा तो है नहीं। हम में तो जान है, हमारे सीने में दिल धड़कता है, तो हमारे जज्बात क्यों नहीं होंगे? जज्बात होंगे, दिल है तो इच्छाएं भी होंगी। बस ना लिमिट में रह के कुछ सोचना चाहिए। अब हम इच्छा करें कि हमें चांद पे जाना है या चांद पकड़ के लाना है, चांद पे तो अभी भी इंसान चले जाते हैं, लेकिन चांद पकड़ के लाना है, अपने पास उसको रखना है या अपने आंचल में बंद के रखूँगी, मेरी इच्छा है, तो वो तो पूरी नहीं हो सकती ना। तो हमें लिमिट में सब कुछ करना चाहिए। हाँ, हमने ये इच्छा है कि हमें चांद देखना है तो हम दूरबीन के थ्रू देख सकते हैं चांद को। अगर मैं कहूँ कि मुझे बाय एयर अपने ससुराल जाना है तो उतनी कैपेबिलिटी मुझ में है, मैं जा सकती हूँ। लेकिन हाँ, मुझ में अगर वो कैपेबिलिटी नहीं होगी तो मुझे वो इच्छा ही नहीं करनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो जो अपने मतलब कहते हैं अपने बजट में है उसी चीज़ की इच्छा करिए, खुश रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम मरियल बन जाए, इच्छा ही ख़त्म कर ले, तो वो नहीं चलता है। और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए ना, बहुत चीज़ें हैं ऐसी जिसमें खुशियाँ भरपूर हैं। इसके लिए हमें कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, बस स्ट्रांग रहिए और स्ट्रांग बनिए, अपने आने वाली पीढ़ी को भी स्ट्रांग बनाइए। फिज़िकली की बात नहीं कह सकती मैं, लेकिन मेंटली और बाय हार्ट स्ट्रांग रहिए और ज़िंदगी को बस मज़े से जिए जाइए। जो है उसमें भी खुश, जो नहीं है उसमें भी खुश। बाकी इमोशंस हैं, हम इंसान हैं, किसी चीज़ पे दुख भी होता है, किसी चीज़ पे खुशी भी होती है। वो इंसान ही क्या जिसके अंदर जज्बात ना हो, इच्छाएं ना हो, है ना। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को, इस छोटे से ब्लॉग को नहीं कहूँगी, लंबे से ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। यही मेरी स्टोरी है। बाकी मेरी पढ़ाई कैसे हुई, शादी कैसे हुई, इसका भी पार्ट बाय पार्ट में वीडियो बनाऊँगी। अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो कमेंट करिएगा, मैं बनाऊँगी और आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।